नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। जिंगल बिलवा बाजेला, पक्की दाढ़ी वाला बुढ़वा झोला लेके भागेला। एंड सेकेंडली, आई एम रियली सॉरी, इतने दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रही थी। एक्चुअली मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, जिस वजह मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ। बट जैसे ही मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, चैनल अपने नॉर्मल शेड्यूल पे आ जाएगा और टाइम टू टाइम वीडियोस आती रहेंगी। और इसी के साथ चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब तक आपने देखा मुनयुंग भी मुन गांगते के पीछे पीछे ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। अब आगे एपिसोड 3 द स्लीपिंग विच। गांगते मुनयुंग को गार्डन में लाकर बोलता है, मैंने बोला था ना, मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलना चाहता। मुनयुंग बोलती है, पर मैं तो मिलना चाहती हूँ ना। फिर उसके पास आकर बोलती है, तुम बचपन से ज्यादा अच्छे लगते हो। गांगते बोलता है, तुम मुझे जानती हो। मुनयुंग बोलती है, मैं तुम्हें और अच्छे से जानना चाहती हूँ। वैसे तुम फ्री कब हो रहे हो? मैं यहाँ भूखी आई हूँ। गांगते बोलता है, तुम मुझसे चाहती क्या हो? मुनयुंग बोलती है, मैं तुम्हें चाहती हूँ। गांगते बोलता है, क्यों? मुनयुंग बोलती है, क्योंकि तुम सुंदर हो। पता है, जो चीज़ सुंदर होती है और मुझे चाहिए होती है, मैं उसे लेकर ही रहती हूँ। फिर चाहे उसके लिए मुझे पैसे देने पड़े, उसे चुराना पड़े या फिर छीनना पड़े। Wait a minute. Who are you? फिर वहाँ पर एक नर्स आती है और मुनयुंग को बोलती है, हॉस्पिटल के डायरेक्टर आपको बुला रहे हैं। डायरेक्टर उसे उसके पिता मिस्टर को दाई हुआन के कंडीशंस के बारे में बता रहे होते हैं और को मुनयुंग ऑफिस की सभी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही होती है। फिर वो मुनयुंग को एक ग्रुप थेरेपी प्रोग्राम के बारे में बताते हैं, जिसके तहत वो पेशेंट्स को कुकिंग, आर्ट, म्यूजिक, मेडिटेशन और गेमिंग वगैरह करवाते हैं, ताकि पेशेंट्स जल्द से जल्द ठीक हो सके। पर उन्हें लिटरेचर करवाने के लिए कोई नहीं मिल रहा होता, इसलिए वो मुनयुंग से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सभी पेशेंट्स के लिटरेचर क्लास ले ले। और साथ ही ये ऑफर भी रखते हैं कि जितनी भी बार वो पेशेंट्स के लिटरेचर क्लास लेती है, उतनी बार वो अपने पिता मिस्टर को दाई हुआन को आधे घंटे के लिए घुमाने ले जा सकती है। ये सुनकर मुनयुंग ग्रुप थेरेपी वाले उस पैम्पलेट को फाड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। म्यूजिक। मून गांगते लॉकर रूम में कपड़े बदल रहा होता है। को मुनयुंग वहाँ आकर बोलती है, चलो कहीं खाने चलते हैं। मून गांगते उसे देखकर चौंक जाता है, फिर बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? को मुनयुंग की नजर मून गांगते के एब्स पर पड़ती है और वो उसे छूने की कोशिश करती है। मून गांगते उसे रूम से बाहर निकालने लगता है। नर्स जूरी वहाँ से गुजर रही होती है और वो उन दोनों को देख लेती है। मून गांगते को मुनयुंग को नर्स जूरी की तरफ धकेल कर दरवाजा बंद कर लेता है। को मुनयुंग सिगरेट पीते हुए नर्स जूरी से बातें कर रही होती है। वो बोलती है, तुम चाहती हो कि यहाँ किसी को पता न चले कि हम एक दूसरे को जानते हैं। ओके, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर दिखाया जाता है कि मून गांगते अपना सारा काम खत्म कर घर जाने के लिए बाहर आता है। तभी को मुनयुंग अपना कार लेकर वहाँ आती है और बोलती है, चलो खाने चलते हैं। मून गांगते बोलता है, नहीं, मेरे अपने प्लान्स हैं। को मुनयुंग बोलती है, सांगते के साथ? चलो मैं भी चलती हूँ, उसे मिल भी लूंगी। मून गांगते उसे मना कर देता है, पर को मुनयुंग कहाँ मानने वाली है, वो जिद करने लगती है और मून गांगते उसे गुस्से से देखता है। को मुनयुंग बोलती है, अरे बाप रे, इतना गुस्सा? चलो कोई ना, आज मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, पर अगर नेक्स्ट टाइम मेरे साथ नहीं गए तो मैं तुम्हें किडनैप कर लूंगी। और वहाँ से चली जाती है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। जाते जाते अंधेरा हो जाता है और को मुनयुंग को लगता है कि पीछे कोई है। वो पीछे मुड़ती है तो कोई नहीं होता। फिर सामने से कुछ आ रहा होता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और जोर से चिल्लाते हुए अपनी कार रोकती है। फिर देखती है, अरे ये क्या, ये तो एक हिरन है। धत तेरी, बेकार में डरा दिया। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। इधर नर्स जूरी शॉप में सामान ले रही होती है। मून गांगते भी वहाँ आता है और फिर दोनों साथ में सामान लेकर घर आते हैं। नर्स जूरी बोलती है, मुझे लगा तुम उसके साथ डिनर करने वाले हो। मून गांगते बोलता है, हम दोनों इतने भी क्लोज नहीं हैं, और वैसे दिन भर में एक डिनर ही तो है जो मैं सांगते के साथ कर पाता हूँ, मैं इसे स्किप नहीं कर सकता। इधर को मुनयुंग अपने पुराने किले में आती है, जो सियोंगजिन सिटी के जंगल के बीचों बीच होता है। उधर मैनेजर ली अपने सेक्रेटरी से बात कर रहे होते हैं कि को मुनयुंग को वहाँ नहीं जाना चाहिए था, वो कासल एक शापित जगह है।
कोमोन्यूंग के पेरेंट्स ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वो कासल बनाया था और उन्होंने उसे जंगल के बीचों बीच बनवाया था ताकि कोमोन्यूंग की माँ शांति से लिख सके। वो बहुत ही फैंसी मैंशन और तो और उसकी आर्किटेक्चर के लिए वो अवार्ड भी जीत चुका था। पर सब खत्म हो गया। वो किला अब बस एक भुताहा किला बनकर रह गया। सेक्रेटरी बोलती है तो वो उसे बेच क्यों नहीं देती है। मैनेजर ली बोलते हैं उसी घर में उसकी माँ की ये हालत हुई थी और उसके पापा का भी ये हाल वहीं हुआ था। जहाँ इतना सब कुछ बुरा हुआ होगा उस जगह को कौन खरीदना चाहेगा। सेक्रेटरी की क्यूरियोसिटी बढ़ती है। वो पूछती है उन दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ था। मैनेजर ली बोलते हैं जानने की कोशिश मत करो वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। इधर कोमोन्यूंग जब अपने मेंशन के अंदर आती है तो किसी और की भी प्रेजेंस दिखाई जाती है, जैसे मानो उस मेंशन में किसी और का साया हो। इन अदर वर्ड्स भूत और समथिंग। एनीवे, कोमोन्यूंग अपने बेड पर लेटकर बोलती है मुझे भूख लगी है। और इधर मून गांगते, सांगते, जेस्यू, नर्स जूरी और नर्स जूरी की मम्मी सब साथ मिलकर खुशी से डिनर कर रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि कोमोन्यूंग सोई हुई है और एक औरत एक फेयरी टेल बोलते हुए ठीक उसके सामने हवा में लटकती हुई आ जाती है। कोमोन्यूंग की नींद अचानक से खुल जाती है और वो उसे देखकर डर जाती है। कोमोन्यूंग के डर से इतनी हालत खराब हो जाती है कि वो अपने मुंह से कुछ बोल भी नहीं पाती है। वो औरत बोलती है तुम अपने किस्मत से कभी नहीं बच सकती। फिर फेयरी टेल स्टाइल में बोलती है हाँ, एक राजकुमार का किस तुम्हें बचा सकता है, पर तुम ज्यादा उम्मीद मत रखो क्योंकि मैं उस राजकुमार को भी मार दूंगी। और फिर वहां से गायब हो जाती है। कोमोन्यूंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और रोने लगती है। फिर उसे मून गांगते के बताए हुए बटरफ्लाई हग के बारे में याद आता है जो किसी को भी शांत करने के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। वो उसे ट्राई करती है और उसे लगता है कि मून गांगते उसके पास आया हुआ है और उसे रोने से मना कर रहा है। वो उसे देखकर बहुत रिलैक्स हो जाती है। फिर सुबह होती है और ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल में असेंबली मैन का एक बेटा आता है जिसका नाम होता है क्वान गीदो। उसे एक मेनियक सिंड्रोम होता है जिसकी वजह से वो हर स्प्रिंग वहाँ आता है उसके ट्रीटमेंट के लिए। मैनेजर ली कोमोन्यूंग को कॉल करते हैं और सारे अपडेट्स दे रहे होते हैं कि हालत कितनी बुरी है, लोगों में उसे लेकर कितनी ज्यादा नफरत फैल रही है। वो बोलती है एक रिपोर्ट निकालो जिसमें लिखा हो कि कोमोन्यूंग गायब हो गई, लेकिन फिर पता चला कि वो अपने मानसिक रूप से बीमार पिता की देखभाल करने के लिए गई है। तो क्या वो अपने राइटिंग करियर से रिटायरमेंट ले लेगी। ये आइडिया मैनेजर ली को बहुत पसंद आता है और वो खुश हो जाते हैं। इधर मून गांगते सांगते को कॉल करता है जो जेसीयू के रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है। वो उसे मून गांगते को कुछ भी बताने से मना करता है और फोन काटने को बोलता है। फिर पता चलता है कि सांगते को पैसे कमाने हैं और उसी की वजह से वो रेस्टोरेंट में एज अ पेंटर काम कर रहा है। इधर कोमोन्यूंग सभी पेशेंट्स के लिटरेचर क्लास ले रही होती है जिसमें वो सभी स्टोरीज के मोरल्स का उल्टा मीनिंग बता रही होती है। जैसे अगली डकलिंग से हमें क्या सीख मिलती है। अगली डकलिंग स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों के बच्चे को पालने से कुछ नहीं मिलता, तो सिर्फ खुद के ही बच्चे पालो वगैरह वगैरह। नहीं, ये मत सोचना कि उनका मीनिंग वो नहीं जानती। एक्चुअली बात यह है कि उन स्टोरीज पर उसका नजरिया क्या है, उस रेफरेंस में वो खुद से क्रिएट करके स्टोरीज के मोरल्स बना रही थी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। क्लास के बाद कोमोन्यूंग मून गांगते से बात कर रही होती है एंड एज ऑलवेज मून गांगते उससे रूडली बात कर रहा होता है। तो इस बात पर कोमोन्यूंग उससे पूछती है तुम पेशेंट से तो कितना अच्छे से स्माइल कर कर बात करते हो, तो मुझसे इतना रूडली क्यों बात करते हो। उस दिन कितने अच्छे से बात कर रहे थे। गांगते बोलता है किस दिन। कोमोन्यूंग बोलती है कुछ दिन पहले तुम मेरे सपने में आए थे और बटरफ्लाई हग भी कर रहे थे। और ऐसा बोलते हुए ये मैडम उसे अजीब अजीब से एक्सप्रेशंस दे रही होती है। उस जगह पर बहुत से लोग होते हैं। मून गांगते एम्बैरेस हो जाता है और बोलता है धीरे बोलो, और सीढ़ियों से जाने लगता है। वो पीछे से जोर से चिल्लाकर बोलती है क्या तुम मेरे साथ सोना चाहोगे। बेटा जी। सभी लोग उसकी बात सुनकर चौंक जाते हैं। मून गांगते दौड़ते हुए वहां आता है और उसे लेकर चला जाता है। एंड एवरीवन बी लाइक वाओ अनबिलीवेबल, शी इज अमेजिंग, सो डेयरिंग, वो। मून गांगते खींचते हुए उसे एक रूम लेकर जाता है और गुस्से से बोलता है मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है तुम्हारे ड्रामे को बर्दाश्त करने के लिए, तो अपनी नौटंकी बंद करो। इस पर कोमोन्यूंग बोलती है इसका मतलब अगर तुम्हारे पास टाइम होता तो क्या तुम बर्दाश्त करते। तुम इतनी बोरिंग लाइफ क्यों जीते हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम बीमार हो जाओगे। अगर फन करना चाहते हो तो करते क्यों नहीं। मुझे पता है तुम भी औरों की तरह मस्ती करना चाहते। मून गांगते बोलता है
तुम मेरे बारे में जानती ही क्या हो जो इस तरह से बोल रही हो? कोमोन्यूंग बोलती है, पाखंडी। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? जैसे कि मैंने तुम्हें मर्डरर बोल दिया। इस दुनिया में सभी फेक हैं। हम एक नफरत की दुनिया में जीते हैं, पर ऐसा दिखाते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं और फिर वहां से चली जाती है। वो जब हॉस्पिटल से बाहर जा रही होती है तो कॉरिडोर में वो अपने डैड को देखती है। उन्हें देखकर उसे अपने पास्ट मोमेंट्स याद आने लगते हैं और वो उन्हें इग्नोर कर चली जाती है और उसके पापा उसे देखकर सिर्फ रिएक्ट करते रह जाते हैं। सांगते हॉस्पिटल आता है। वो कोमोन्यूंग को बाहर जाते हुए देख लेता है और उसके पीछे पीछे भागने लगता है। तभी मून गांगते वहां आता है, उसे रोक देता है और बोलता है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। कोमोन्यूंग यहाँ क्यों आई? और उसे लेकर हॉस्पिटल के डायरेक्टर के पास चला जाता है। इधर एक नर्स कोमोन्यूंग के पास दौड़ी दौड़ी आती है और बोलती है, मिस को, आपको अपने फादर को वॉक के लिए नहीं लेके जाना? मैंने सुना कि आप इसी प्रॉमिस के साथ यहाँ के पेशेंट्स की क्लासेस ले रही हैं। कोमोन्यूंग बोलती है, मैं प्रॉमिसेस नहीं करती और अपने कार में बैठकर चली जाती है। इधर डायरेक्टर सांगते को ऑब्जर्व करते हैं, जिस दौरान उन्हें पता चलता है कि उसे डायनासोर और पेंटिंग्स में बहुत इंटरेस्ट है। वो सांगते को प्रिस्क्रिप्शन के तौर पर एक वॉल पर पेंटिंग करने के लिए बोलते हैं। सांगते पूछता है, इसके लिए आप कितने पैसे दोगे? ये सुनकर मून गांगते हैरान हो जाता है। डायरेक्टर बोलते हैं, ये तुम्हारे पेंटिंग पर डिपेंड करता है। और सांगते ये सुनकर खुश हो जाता है। फिर शाम को घर में सांगते अपने पैसे गिन रहा होता है जो उसने अपने कमाई से जमा किए थे। तभी मून गांगते वहाँ जाता है। पहले तो वो अपने बॉक्स को छिपाता है और बताने से इनकार करता है कि उसे पैसे क्यों चाहिए। फिर फाइनली बताता है कि मैं एक कैंपिंग कार खरीदना चाहता हूँ। इसकी मदद से हमें हर साल जगह बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बटरफ्लाइज हमारा पीछा भी करेंगी तो हम आसानी से भाग सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं और मेरे भाई पर भी कोई लैंडलॉर्ड गुस्सा नहीं कर पाएगा। ये सुनकर मून गांगते इमोशनल हो जाता है और सांगते को गले लगाकर बोलता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम ही मेरे सब कुछ हो। और फिर सुबह होती है और दिखाया जाता है कि क्वॉन गीदो सभी को चकमा देकर हॉस्पिटल से भाग रहा है। कौन क्वॉन गीदो? अरे वही मेनियक सिंड्रोम वाला जो हर स्प्रिंग आता है अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। हाँ, तो वो भागते भागते गेट से बाहर चला जाता है। कोमोन्यूंग की कार वहाँ आती है जिसके सामने वो आ जाता है। वो टाइम देखती है और बोलती है वो रास्ते में ही होगा और क्वॉन गीदो को अपने साथ कार में बैठाकर वहाँ से ले जाती है। रास्ते में मून गांगते नर्स जूरी के साथ उसकी कार में बैठकर हॉस्पिटल की ओर जा रहा होता। वो देखता है कि सामने से क्वॉन गीदो कोमोन्यूंग के साथ आ रहा है। वो कार से उतरकर रोड के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। कोमोन्यूंग उसके बिल्कुल सामने से गाड़ी रोकती है। वो ये तो सच में एक पागल औरत है। 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग की वजह से। मून गांगते क्वॉन गीदो को कार से बाहर आने को बोलता है। कोमोन्यूंग बोलती है, इस बार तुम मुझसे भागे भी नहीं और मुझे अवॉइड भी नहीं किया। आई एम इम्प्रेस्ड, पर तुम हमेशा मुझ पर गुस्सा क्यों करते हो? मून गांगते बोलता है, क्योंकि तुम मुझे गुस्सा दिलाती हो। कोमोन्यूंग फिर से कार चलाकर वहाँ से निकल जाती है और मून गांगते नर्स जूरी की कार लेकर उसका पीछा करता है। अरे रुको, नर्स जूरी को भी तो साथ ले लेते। ओह शिट, ये तो गया। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। म्यूजिक। फिर कोमोन्यूंग क्वॉन गीदो को उसके पापा के सेमिनार में लेकर आती है। वो स्टेज पर जाकर सभी को अपने बारे में बता रहा होता है कि वो मेंटली इल है और भाई बहनों की तरह वो उतना टैलेंटेड नहीं है, इसलिए उसके पापा उसे मारा करते थे और लॉक भी कर दिया था। पर वो इतना ट्रबल्स इसलिए क्रिएट करता था ताकि उसके पापा उसके तरफ अटेंशन दे। और वो अपनी इन्हीं सारी बातों को सभी के सामने बताकर इमोशनल हो रहा होता है कि तभी मून गांगते वहाँ आता है। तभी उसके पापा के आदमी उसे पकड़ने के लिए स्टेज पर आते हैं और वो उनसे बचते हुए पूरे स्टेज पर माइक लेकर मस्ती करते हुए इधर उधर भागता है और बोल रहा होता है, मुझे देखो, देखो मुझे, मैं क्वॉन मैंसू का नंबर 1 बेटा हूँ, देखो मुझे। सभी लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे होते हैं और वो खुश होकर पागलों की तरह इधर उधर पूरा मस्ती करता हुआ भाग रहा होता है। उसे इतना खुश देखकर, इतना एंजॉय करता हुआ देख मून गांगते उसकी जगह पर खुद को इमेजिन करने लगता है। तभी कोमोन्यूंग उसके पास आकर बोलती है, वो कितना मजा कर रहा है ना। इस पर मून गांगते बोलता है, क्या मुझे भी ऐसा करना चाहिए? और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? कमेंट कर जरूर बताइएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक, शेयर और सिमिलर कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।